यदि आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप गांव का दर्शन कीजिए। आप गांव में आइए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मिलनसार हैं। करें शेर की खाल में गधा वाला कहानी भी शायद हो सकता है आप लोग सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो कभी हम आपको इस तरह की कहानी सुनाएंगे भी। देखोगे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 वेद हैं। वेदों में भी देखोगे इनका इंटरेस्ट था, किनका? मैक्स मूलर साहब का, क्योंकि संस्कृत पढ़ना ये सीख गए थे। बड़ी से बड़ी समस्या को पहले से ही ढूंढ के रख दिया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही होगी और इस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। हिंदी का तीसरा पाठ, भारत से हम क्या सीखे। और इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, देखोगे हमारे देश में जो एक नए व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी कौन आते हैं? मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब हमारे देश की बड़ाई किए हैं कि भारत से आखिर दुनिया को क्या सीखना चाहिए, इस देश में क्या क्या चीज़ें हैं जो दुनिया को सीख और संदेश देती है। और वो अपने भाषण में इसी सभी चीज़ों का क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। और हमारे देश भारत की महानता के बारे में वो इस चैप्टर में बताए हैं, जिस चीज़ को आज आप लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके इस पाठ का, शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू कहने के सेंस में कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैक्स मूलर साहब के बारे में, यानी जो इस पाठ के जो लेखक परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर चैप्टर में किन चीज़ों का जिक्र किए हैं उन चीज़ों को हम लाइन बाय लाइन ला के रख दिए हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग एकदम पेशेंस बना करके, धैर्य बना करके इस वीडियो के शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है? इसलिए ताकि इस एक वीडियो को देखने के बाद मुझे जहाँ तक कि यह पता है कि आपको फिर से ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सब कुछ हम बताने वाले इस वीडियो के अंतर्गत, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो सभी चीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज के इस पाठ का। और पाठ में शुरू में आपको हम दिखाने वाले हैं ये चीज यानी कि लेखक परिचय के बारे में। ये आपको दिख रहे होंगे, मैक्स मूलर साहब हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के जो लेखक हैं वह कौन हुए हैं? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इनका जन्म, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ है? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहले ये कि भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ की कौन सी विधा के अंतर्गत आते हैं? तो यह पाठ आपके हैं भाषण। इस पाठ के लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर साहब। और जन्म इनका हुआ है कब? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, ठीक है? चलिए हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। आगे इनका निधन कब हुआ है? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। खैर हम हंस रहे थे किसी और बात को लेकर के, ठीक है? चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। जन्म स्थान इनका आधुनिक जर्मनी के किस नगर में? डेसाउ नगर में। और पिताजी के इनके पिताजी कौन थे? विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम है विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर, ठीक है? विल्हेल्म मूलर हो जाएंगे। रुचि इनका, इंटरेस्ट किन चीज़ों में था? तो बचपन में वो संगीत के अतिरिक्त, मतलब इनको संगीत में शौक था, म्यूजिक में। ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे, ग्रीक भाषा भी जानते थे, लैटिन भाषा जानते थे। और लैटिन भाषा में कविता भी ये लिखे थे। 18 वर्ष की उम्र में देखोगे लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिए थे। 18 साल की उम्र में इन्होंने किस भाषा का अध्ययन शुरू किए थे? संस्कृत का। अनुवाद देखोगे इन्होंने हितोपदेश, जो देखोगे हमारे देश के बहुत ही बेहतर ग्रंथ हैं, कहानी का किताब है। मेघदूत, कठ और केन आदि उपनिषदों का इन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया है? जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है? हितोपदेश का, मेघदूत का। मेघदूत देखोगे कालिदास के ग्रंथ हैं। कठ और केन उपनिषद आदि का जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। उपाधि जो इनको दिया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। मतलब देखोगे तो वेद में भी इनका विशेष रुचि था। देखोगे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 वेद हैं। वेदों में भी देखोगे इनका इंटरेस्ट था, किनका? मैक्स मूलर साहब का, क्योंकि संस्कृत पढ़ना ये सीख गए थे। तो हमारे देश के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद को भी इन्होंने पढ़ा था, इसलिए इनको एक उपाधि दिया गया था। किनके द्वारा?
स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वेदांतियों का वेदांती कहा गया आपके एग्जाम में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर साहब को किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। अब एक रानी विक्टोरिया थी, 1868 ईस्वी में इन्हें एक और उपाधि दिया था, नाइट की उपाधि। किसका उपाधि? नाइट का उपाधि। भारत से हम क्या सीखे पाठ, जिसका भाषांतरण, मतलब देखोगे ये जो पाठ है, इस पाठ का हिंदी रूपांतरण जो आपके बुक में दिया गया, इसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं भवानी शंकर त्रिवेदी। आपके बुक में भारत से हम क्या सीखे जो पाठ दिया गया है, इस पाठ का हिंदी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया है? भवानी सिंह त्रिवेदी के द्वारा। ठीक है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ देखे थे, उस पाठ का हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? ललई सिंह यादव। तो उसी तरह से इसको भाषांतरण मतलब होते हैं, यह देखोगे हिंदी में जो बनाया गया है, मतलब बताया गया है, किनके द्वारा अनुवाद किया गया? भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। आगे आपका देखोगे भाषण में मैक्स मुलर साहब ने भारत की प्राचीनता, हमारे देश की प्राचीनता, विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नव आगुंतक अधिकारी, नव आगुंतक मतलब जो नए अधिकारी जो भारत में आने वाले हैं, उनके लिए बताया कि आप जब भारत आओगे तो आपको भारत में किन किन चीज़ों को देखने को मिलेगा, किन चीज़ों का दर्शन होगा, यहाँ का साहित्य, यहाँ का संस्कृति, यहाँ की सभ्यता कितना पुराना है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये भाषण में जिक्र किए हैं। बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। ये कह रहे कि दुनिया की सभ्यता भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। तो चलिए देखते हैं मैक्स मुलर साहब अपने भाषण में हमारा प्यारा देश किसके बारे में, भारत के बारे में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं सबसे पहले भारत के बारे में। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से, यह करें कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आपसे पूछा जाए कि सभी चीजों से संपूर्ण, परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भी कौन सा देश है, यदि आप मुझे इस भूमंडल का, ये करें कि मुझे इस दुनिया का अवलोकन यदि करने के लिए बोलिएगा और कहिएगा कि इसमें कौन सा देश सबसे आगे है करने के लिए कहें, तो बताऊंगा वह देश कौन सा है। यह करें कि मेरा जवाब होगा भारत। करें कि भारत जैसा देश देखोगे दुनिया में, इनको बोला कि हमको कहीं दिखने को नहीं मिला। भारत करें, भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निकल रही है। कह रहे हैं भारत ऐसा देश है जहां के जमीन पे, भूतल पे, भूतल मतलब जमीन पे, भारत जैसे देश कैसे दिख रहे हैं? स्वर्ग की तरह दिख रहा है। अब आगे कहते हैं, यदि आप यह जानना चाहेंगे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार किया और उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले, प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक लोग जो यूरोप के हुए हैं, अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए वो भी मनन योग्य हैं। ये कह रहे हैं कि भारत, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों का साक्षात्कार किया है, ऐसे लोग यहाँ पे हुए हैं, ऐसे मस्तिष्क यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं, मानव मस्तिष्क वाले लोग, याद रखिएगा, जिन्होंने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को पहले से ही ढूंढ के रख दिया है। एग्जाम्पल के लिए जिक्र करना चाहते हैं हमारे देश के वैसे विद्वान लोग के बारे में, वैसे ऋषि मुनियों के बारे में, जिनके द्वारा हम लोगों का धर्म ग्रंथ लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए वेद, एग्जाम्पल के लिए रामायण, महाभारत, गीता, ये सब धर्म ग्रंथ जो हैं, ध्यान रखिएगा, जीवन की जो मूल समस्याएं हैं उनको भी दूर कर देते हैं। खास करके याद रखिएगा, जैसे हम गीता की बात करें, रामायण की बात करें, उपनिषद की बात करें, ये सब ऐसे हम लोगों का धर्म ग्रंथ है। बशर्ते इस दुनिया में हम लोगों को इन चीज़ों का पढ़ने का अभी क्या है, देखोगे, फुर्सत नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको कभी कभी इन चीज़ों को भी पढ़ना, देखना, समझना चाहिए कि हम लोगों का धर्म संस्कृति या धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें कितनी सारी नैतिक बातों को रखा गया है, जिनको पढ़ के, समझ के आप अपने जीवन की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। इसीलिए उन चीज़ों का ये जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जो यूरोप के दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो जैसे, कांट जैसे, उनसे भी पहले देखोगे भारत में कुछ ऐसे मानव मस्तिष्क वाले लोग हुए हैं जो जीवन की समस्याओं को दूर करने का सिद्धांत देके जा चुके हैं बहुत पहले ही। आगे कहते हैं, भारत का ही नाम लूंगा
और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति की यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम, परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण अथवा अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर किसका नाम लूंगा? ये करें कि मैं फिर एक बार नाम लूंगा किस देश का? भारत का ही नाम लूंगा। अब आगे कहते हैं, देखोगे अपने भाषण में, जो लोग आजकल भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन तो वहीं हो सकता है। यह करें कि दुनिया के दूसरे देश के लोग जो आते हैं वह भारत के बड़े बड़े शहरों में घूम के चले जाते हैं। एग्जाम्पल ये देते हैं, कलकत्ता चले जाते होंगे, बम्बई, मद्रास, ऐसे सब बड़े बड़े शहरों में घूम के आते होंगे। लेकिन यदि आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप गांव का दर्शन कीजिए, आप गांव में आइए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मिलनसार हैं। तो ये बात करते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांव में हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। आगे देखिए, लेखक कहते हैं, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। आगे कहते हैं, यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भूविज्ञान में यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से लेकर के श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये करें कि यदि आप भूविज्ञान में इंटरेस्टेड हैं, उसमें आपकी रुचि है, तो आप आइए, हिमालय पर्वत से लेकर के श्रीलंका तक आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे कहते हैं, यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं, या करें आप बोटनी के क्षेत्र में, वनस्पति के क्षेत्र में यदि आप विचारना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि करें जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतरों की छानबीन के साथ भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत के यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने को साकारता है जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या, इसका मतलब होते हैं मानव शास्त्र में अभिरुचि रखते हैं, तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय भी लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, पुरातत्व प्रेमी मतलब जमीन के अंदर खुदाई करके जो वस्तु को हम निकालते हैं, वैसे लोग को हम पुरातत्व प्रेमी बोलते हैं। यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम देखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई के ध्यान रखिएगा, यहाँ के यह जनरल कनिंघम पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता के रूप में मुख्य अधिकारी थे। भारतीय सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे, यह कहने कि भारत में वैसे भी ऐतिहासिक कुछ ऐसे महल हैं जहां आकर के देखोगे आपको लगेगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है। जैसे ये जिक्र करते हैं किनका, नालंदा विश्वविद्यालय अथवा बौद्ध विहार के बारे में, कि यहाँ कितने बौद्ध विहार बनाए गए थे, खास करके राजगीर सब जगह जो अभी भी है हमारे देश में, जहाँ बौद्ध स्थल आपको कई सारे दिख जाएंगे। और देश क्या, हमारे राज्य बिहार में ही तो है। ध्वंस अवशेष को खोद के निकालने के लिए आपका फावरा उतारू हो उठेगा। ऐसा लगेगा कि ध्वंस अवशेष जो यहाँ पे रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े जो बौद्ध विहार हैं, जो इतने बड़े बड़े पुराने मकान हैं, आपके मन में चलेगा आखिर यहाँ के आसपास में कितना पुराना सभ्यता था, कितना पुराना
या बिल्डिंग है और जमीन के अंदर क्या पड़ा हुआ, यह सब चीजों के लिए आपका फावड़ा कोदाल देखोगा आतुर होने, मतलब जमीन को खोदने के लिए आप लोगों को कब हम यहाँ के इतिहास को जाने। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, शक, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। ये करें कि यदि आप सिक्कों में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के बीच में जो आपसी व्यापार होता था, सिक्का उक्का का जो प्रचलन होता था, तो याद रखिएगा वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स की ये जिक्र करते हैं, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का क्या बन के आए थे, गवर्नर जनरल, तो वाराणसी के पास उन्हें क्या मिला था, 172 तारिस नामक मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार, तारिस मतलब एक सिक्का चलता था उस दौरान, तारिस नामक सोने के सिक्का सा भरा घरा इनको मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी के पास। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 172 तारिस नामक मुद्रा एक प्राचीन प्रकार सोने के सिक्के से भरा क्या मिला था इनको? एक घड़ा मिला था। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक किसको भेजा था? यह चीजें उपहार स्वरूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया गया, लेकिन देखोगे यह सोने की जो दारिस नामक सोने के सिक्के को गला दिया गया था। कंपनी के निदेश मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया गया था यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित भी कर देगा। इनको लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये भेजेंगे वारेन हेस्टिंग्स को, तो हमारे जो मालिक हैं वह खुश होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व को समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला, मतलब उसको खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन वह करें, लेकिन जो उस कंपनी के जो महानिदेशक थे, जो मालिक थे, वह देखोगे इन मुद्रा के महत्व को नहीं समझा। आगे आप देखिएगा, जब वारेन हेस्टिंग्स ये करें, जब वारेन हेस्टिंग्स कहाँ लौटे? जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे, जब वारेन हेस्टिंग्स कहाँ लौटे? याद रखिएगा, जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब आप यह लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। यह करें कि जब वारेन हेस्टिंग्स से इंग्लैंड लौटे थे तो वह जो सोने से सिक्का से भरा जो घड़ा भेजा था, उन चीजों के बारे में जब यह पता करते हैं तो पता चलता कि उनको तो नष्ट कर दिया गया था। यह करें कि आप ऐसा गलती ना करें। इस देश का जो ऐतिहासिक जो स्रोत है ना, इसको आप खत्म ना करें, बर्बाद ना करें, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अब आगे कहते हैं, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण समय समय पर नानाविध साधन और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा। ये कह रहे हैं कि भारत में देखो कई सारे नीति कथाएं अलग अलग धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जो हमारे देश में भी सुनाए जाते हैं, और यह सब चीजें कहाँ से लिया गया है? भारत से भी लिया गया है। जैसे ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से बहुत सारे नीति कथाएं को लेकर के हमारे देश में कहानी बना करके सुनाया जाता है लोगों को। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के खाल में ये कह रहे हैं कि एक नीति कथा है, शेर की खाल में गधा। करें, शेर की खाल में गधा वाला कहानी भी शायद हो सकता है आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, नहीं सुने होंगे तो कभी हम आपको इस तरह की कहानी सुनाएंगे भी। ठीक है, यदि वो कहानी हम अभी आपको सुनाएंगे तो फिर देखोगे आपका ये टॉपिक रुक जाएगा। ठीक है, नहीं तो यदि आप लोगों का क्रैश कोर्स वाली बात नहीं रहती, ठीक है, यदि हम शुरू से आपको हम पढ़ाते तो निश्चित है इस कहानी का जिक्र हम जरूर आज कर देते। शेर की खाल में गधा बड़ा ही इंटरेस्टेड कहानी है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं। कहावत को ही लोग ले लीजिए। यह कहावत कहते हैं, यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध और प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटिलस में मिलती है। सोलेमन के समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं का निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किन्हीं अन्य देश से नहीं ला जा सकती है। ये करें कि जिस जैसे हाथी दांत की बात, चंदन की बात
और भी जो वस्तुओं के ये नाम लिए, ये सभी चीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो जा रहा था, जिसका जिक्र बाइबिल में किया गया है, तो लेखक इनका वारेन ये मैक्स मुलर साहब का कहना है ये चीज़ें तो सिर्फ भारत से ही जाता होगा। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं, बताइए, तो भारत के साथ में हमारा पुराना रिश्ता भी रहा होगा। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होगा कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकार 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। कहने के ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ शाहनामा, जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 11वीं सदी 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत और यूरोप के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। आगे कहते हैं, आप में से कईयों ने भाषाओं का नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहाँ आपको देखोगे, भारत की बात करें, यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ अलग अलग भाषाओं को बोले जाते थे, ठीक है, जिसमें ये करें आर्य, दरबीर और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों और विजेताओं की भाषा का सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यह करें, यहाँ भाषाओं का मिला जुला स्वरूप भी आपको दिखने को मिल सकता है। और कई सारे जो अलग अलग जाति, जैसे आर्य लोग का नाम लिया है, मुंडा लोग का नाम लिया है, और भी जनजाति होते हैं, देखोगे जैसे भील हो गया, गोंड हो गया, आप अलग अलग एरिया में भी चले जाओगे, अभी भी आप भारत में देखोगे अलग अलग हिस्से में अलग अलग भाषा बोली का क्या है, प्रचलन है, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, आगे देखिएगा। यदि आप विधि शास्त्र और कानून के विद्यार्थी हैं, आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा। यूनान, रोम और जर्मनी के ज्ञाता विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानता और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और आगे कहते हैं, भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। यह करें कि भारत जो है ब्राह्मण और वैदिक धर्मों की भूमि है। यहाँ बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति हुई है, बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है। भले दुनिया के अलग अलग देश में ध्यान रखेगा, अभी बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, इन सभी देश में तो बौद्ध धर्म देखोगे, नेपाल हो गया, आपका देखोगे तिब्बत हो गया, आसपास के जो देश हैं यहाँ बौद्ध धर्म का काफी प्रचलन हुआ। और उसका जन्मदाता देश कौन है? भारत है। पारसियों का जरथुस्त्र धर्म की यह शरणा स्थली है और आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में हो, संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने और सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। ये करें विधि और कानून की भी यदि बात करोगे तो भारत के विधि और कानून ये नहीं कि आज का नया है, पुराने ऐसे राजा महाराजा हुए जो अपने राजकाल को चलाते थे और बेहतर सुव्यवस्थित व्यवस्था उनका था, ठीक है। ऐसी देखोगे कानून विधि व्यवस्था था जिससे वो लोग अपने राजपाट को अत्यधिक एकदम बेहतर तरीके से भी, सुदृढ़ तरीके से भी चलाए थे। एग्जाम्पल के लिए आप मौर्य साम्राज्य की बात करोगे, एग्जाम्पल के लिए आप गुप्त साम्राज्य की यदि बात करोगे हिस्ट्री में, तो ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की यदि बात करोगे, यह सब साम्राज्य राजाओं का इतिहास इतना बेहतर रहा है तो आपको लग जाएगा कितना बेहतर कानून व्यवस्था था राजा लोगों का। कुछ राजा ऐसे भी हुए जिनका कानून व्यवस्था सही भी नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि भारत देखोगे विधि व्यवस्था, कानून, नियम, सिद्धांत बनाने में भी बहुत ही प्राचीन और पुराने हैं। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, वह धर्म का क्षेत्र हो, दैवत विज्ञान का हो, दर्शन का हो, चाहे विधि शास्त्र का हो या कानून का हो,
ठीक है, अथवा रीति रिवाज और परंपरा का हो, प्राचीन कला का हो, शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का हो, इनमें प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले आप चाहे या ना चाहें आपको भारत का शरण लेनी ही होगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे चाणक्य जैसे, आर्यभट्ट जैसे लोग, कालिदास जैसे लोग, ये सभी लोगों का जो भी हम जिक्र किए, ठीक है, चरक जैसे लोग, ये सभी व्यक्ति की यदि आप बात करोगे बहुत ही देखोगे बुद्धि विवेक वाले लोग थे, विद्वान टाइप के लोग थे, जिन्होंने अलग अलग धर्म ग्रंथ की भी रचना की है, कानून पुस्तक की रचना की है। उसके बाद देखो आयुर्वेद की रचना, आयुर्वेद वाले किताब की रचना की है, जिसमें कई सारे बीमारियों का जिक्र किया गया, उनके इलाज का जिक्र किया है। चरक का जो नाम हम लेते हैं, ध्यान रखिए, आयुर्वेद का जनक उनको माना जाता है। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा यहाँ पे, मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा। यह करें कि मैं आज की भारतीय साहित्य की चर्चा नहीं करूंगा, मैं प्राचीन भारतीय साहित्य की चर्चा करूंगा, जो देखो बहुत ही बेहतर तरीके से लिखे गए थे। किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। यह करें कि मैं भारत की आज उस प्राचीन भाषा का जिक्र करूंगा जिसका नाम क्या है, संस्कृत है। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है, यह करें कि आप मुझसे यह सवाल कीजिएगा कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण में संस्कृत सर्वातिहासी क्यों है। तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है इसकी प्राचीनता। यह करें कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। यह करें कि जितना पुराना ग्रीक भाषा नहीं होगा, उससे भी पुराना कौन सा भाषा है, उससे भी पुराना है संस्कृत भाषा। आगे कह रहे हैं ग्रीक और लैटिन भाषा लोगों को सदियों से ज्ञात है, और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह था कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त से किया जाए। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। यह कहने का आपको लग रहा होगा ग्रीक और लैटिन भाषा का पुराना संबंध है, लेकिन मैं बात करूं तो यह भी भाषा इससे भी अधिक पुराना है। किसका यह जिक्र करें, संस्कृत का। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि शब्द तो लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है। यह करें कि यदि आग का बात करोगे संस्कृत में अग्नि बोलते हैं तो लैटिन भाषा में इसको इग्निस बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में मिलता जुलता बात है। तो हम निर्भांत रूप से इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों का अग्नि का ज्ञान हो चुका था। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषा के शब्दकोश को देखना होगा। वहाँ हम पाएंगे संस्कृत में इसको मूस कहा जाता था, और ग्रीक में भी इसको देखोगे मूसह। अब करें कि ग्रीक भाषा में इसको मूस कहा जाता था, और लैटिन भाषा में भी देखो इसको मूस। तो यह कह रहे हैं कि पुरानी स्लावोनिक में माइस इसको बोला जाता था, और पुरानी उच्च जर्मन भाषा में भी इनको मूस बोला जाता था। तो इसीलिए कह रहे कि जरा देखिए अब कि संस्कृत भी कितना पुराना भाषा है, जिसमें कुछ जीव जंतुओं का नाम देखोगे मिलता जुलता सा लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे ये कहते हैं एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है, और भारत का पुरातन भाषा कौन सा है, संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। ये संस्कृत भाषा की बात करते हैं कि यूनान और रोम के जो संपूर्ण साहित्य होगा भी ना, जो वहाँ का पूरा साहित्य होगा, उससे भी बड़ा किसका साहित्य रहा है, संस्कृत का साहित्य रहा है। आगे आप देखिएगा मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सानध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों, जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में। ये कह रहे हैं कि हमको शुरुआत समय में लगा था जब हम लोग अपने देश में पढ़ रहे थे, तो हमको लगा कि मेरे मास्टर साहब मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह किस भाषा का जिक्र कर रहे थे, संस्कृत भाषा का जिक्र कर रहे थे।
कुछ मजाकिया बातें करें। किंतु मास्टर साहब ने तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे हम लोग को नतमस्तक होना ही पड़ा था। करें कि शुरू में तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब वो कुछ चीज़ों को प्रूव्ड कर दिए, जैसे पीछे में भी आप देखे थे, तब हम मानने के लिए तैयार हो गए। हाँ, कि संस्कृत भी देखोगे, ग्रीक और लैटिन जितना पुराना भाषा है उससे भी पुराना भाषा संस्कृत है। अगले वर्ष जब आप लोग करें, अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचोगे, तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, तो मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले कौन आए थे? सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से यहाँ की यात्रा आरंभ हुई थी और अपनी लंबी समुद्र यात्रा के समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किए थे। ये जिक्र करते हैं किनका? सर विलियम जोन्स के बारे में, कि उन्होंने भी देखोगे भारत की क्या किए थे, यात्रा किए थे। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। सुनिए, ये कहते हैं, सुनिए उन्हीं के शब्दों में, ये करें, सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जब सर विलियम जोन्स पहली बार कब कहाँ आए थे? भारत आए थे। जिस भारत यात्रा की ललक, ये कह रहे हैं, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, मैं उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर देखे गए दृश्य की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया भारत अब ठीक हमारे सामने था। और आगे कहते हैं, फारस या ईरान हमारे बाएं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः नविचरणीय जिसकी व्याख्या ना की जा सकती। ये कह रहे हैं, इस देश में पहुंच करके, इस देश के जो समुद्र तट के पास जब पहुंचे, मुझे ऐसा आनंद मिला, मुझे ऐसा खुशी मिला जैसा कि दुनिया में अभी तक हमको ऐसा खुशी कहीं भी नहीं मिला था। आगे कह रहे हैं, एशिया की, ये कहते हैं कि एशिया की यह भूमि, ये करें, एशिया महादेश की यह भूमि, भारत तो एशिया महादेश के ही अंतर्गत आते हैं, नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, धात्री मतलब होते हैं पालन पोषण करने वाली, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, जननी माने होते हैं मां, एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानूनों या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। आगे आप देखिएगा, मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा रह गया था। ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो हम अलग अलग देश को देखे थे और आज मैं भारत को जब देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं कितना बड़ा विशाल देश और कितना प्राकृतिक रूप से सुंदर परिपूर्ण देश को देखने से रह गया था। और आज देखने को अंततः जब मुझे यह मिला तो मुझे अत्यधिक, देखोगे अत्यधिक क्या मिल रही है? आनंद मिल रही है, खुशी मिल रही है। अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े और ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को ये कह रहे हैं, सर विलियम जोन्स जैसे अभी ना जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े, ये करें, जब वो अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है। यह करें कि सूर्यास्त के समय जब ये सूर्य को देख रहे थे, कैसा लग रहा था? वह कहाँ डूब रहे हैं? समुद्र में डूब रहे हैं। तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां और उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित में लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें क्या कर रहा था? शीतल मंद समीर मतलब हवा के झोंके उनको झुला रहे थे। अब आगे आप देखिएगा, और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूं कहें आज भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें, यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब
प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की है। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा है। अब देखोगे ये नए सिकंदर किन्हें बोले गए हैं, ये नए सिकंदर उन नए लोगों को बोल रहे हैं जो भारत आने वाले हैं। यह कहने आप लोग को दुखी नहीं होना है अभी भी कि भारत हम जाएंगे तो हमको नया कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी भारत आके देखो, यहाँ के नदियों के किनारे में ये गंगा और सिंधु नदी की जिक्र कर रहे हैं, इनके मैदानों में अभी भी आपके लिए बहुत सारा कुछ बचा हुआ है जो आपको नया कुछ देखने को मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक में आपको हम यहाँ तक सब कुछ बता दिए, फिर हम आपको लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले तो यहाँ आपका सब्जेक्टिव है, हम आपको लेके चल रहे हैं कहाँ, पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, फिर आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न हम बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, आपका ये रहा। ठीक है, और एक बार मैं आपको जिक्र कर लूँ कि सभी चीज़ें हम आपको कहाँ से बताए थे, लेखक परिचय से हम शुरू किए थे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताना कहाँ से शुरू कर दिया था, यहाँ से लेखक परिचय से। फाइनल PDF आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा वहाँ से भी, और A4 साइज नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आप सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको इसके लिए कोई फी या चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम शुरू किए थे, चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। ठीक है, शुरू हम यहाँ से किए थे, और ये रहा आपका पहला प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किस व्यक्ति को कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है किनको, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, मैक्स मूलर साहब को। ठीक है, अगला है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। यहाँ भाषा नहीं होगा, एक मिनट, संस्कृत भाषा और साहित्य। दूसरा क्वेश्चन आपका है भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो मैक्स मूलर साहब। ये रहा आपका मैक्स मूलर साहब का जन्म कब हुआ है, हम आपको बताए थे शुरू में ही 1823 ईस्वी में, और इनका निधन हुआ था 1900 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स जो हैं समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, अभी हम लास्ट में जिक्र किए थे ही 1783 में। भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ की किस विधा में आते हैं, याद रखिएगा यह पाठ की कौन सी विधा है, तो भाषण है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया है, जर्मन भाषा में अनुवाद करवाने वाले व्यक्ति थे मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूत का। यह हम शुरू में ही आपको बताए थे, मेघदूत। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, आधुनिक जर्मनी। देखोगे डेसाउ नगर में, हम आपको लेखक परिचय में बताए थे। मैक्स मूलर कौन थे, भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी, मतलब संस्कृत के प्रति अपनी आभा व्यक्त भी किए थे, भारत भक्त भी बने थे, मतलब भारत का भी तो बड़ाई किए थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद इनको वेदांतियों का वेदांती कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सभी। मैक्स मूलर के पिता के नाम क्या थे, विल्हेल्म मूलर। ठीक है, विल्हेल्म मूलर। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों का मनन योग्य देश कौन सा है, तो ये बोले थे भारत उनके मनन योग करने वाले देश हैं। उपाधि, एक मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ऐसे समझिएगा, यहाँ पे महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या, मैक्स मूलर। अब आगे आप देखिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो उन्होंने जिक्र किया था सच्चे भारत के दर्शन जो है वो ग्रामीण भारत में हो सकता है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। प्लेटो और कांट कौन थे, प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। कौन थे, महान दार्शनिक। सच्चा भारत कहाँ बसता है, सच्चा भारत गांव में बसता है। ठीक है, आगे है मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा, जो नए लोग भारत में आने वाले थे। विलियम जोन्स को तो नहीं कहा था, वारेन हेस्टिंग्स को भी नहीं। युवा अंग्रेज अधिकारी जो नए कहाँ आने वाले हैं अब, भारत में। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा यह भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे,
172। ठीक है, दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। दारिस क्या है? दारिस है सोना का सिक्का। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे भाषा विज्ञान। आगे आप देखिएगा, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो मैं बताऊंगा वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? यह गद्यांश आपके हैं भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मूलर के कठ और केन आदि उपनिषद किस भाषा में देखोगे इन्होंने अनुवाद किया है? इसका अनुवाद इन्होंने किए थे जर्मन भाषा में। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश लिया गया है भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्ष जैसे अनेक वनस्पति को अन्यनाश ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो यह कौन सा देश होगा? यह हमारा प्यारा देश भारत। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे मैक्स मूलर। अगला आपका पॉइंट है, संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भाषा है। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्रकृति से सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो हमारा देश भारत है, सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश। यहाँ तक आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, तो अब आपको हम लेके चलते हैं, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। ठीक है, किसके तरफ? सब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। ये चीज में थोड़ा सा किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, यह क्वेश्चन देखिएगा आप थोड़ा, तो फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगा था ऑप्शन में, या हमको लगता है क्वेश्चन में गड़बड़ी है या इस प्रश्न के ऑप्शन में ही गड़बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है या इनके ऑप्शन में ही हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। खैर, हम आपको अब लेके चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? चलिए अब आप लोग देखिएगा, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का काफ़ी महत्व है। भारत जो है प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र है, क्योंकि भारत देश में अनेक ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है और यहाँ ऋषि मुनियों का ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैली है। भारत वैदिक धर्मों की भूमि है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ज्ञान स्थली है एवं जन्मभूमि है। कबीर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे देखोगे कई महान संत हुए हैं जिसने पूरी दुनिया को क्या सिखाए हैं? अध्यात्म का पाठ सिखाए हैं। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। देखिए भारत जो है यह एक प्राचीन सभ्यता वाले देश हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जैसे देखोगे नगरीय सभ्यता का भी विकास हुआ है। यहाँ मानवीय जीवन का पुराने ज्ञान विज्ञान मौजूद है। भारत की भूमि देखोगे प्राचीन इतिहास की कई घटनाओं से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में भी किसी भी प्रकार के समस्या को दूर करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है। आगे आने वाली पीढ़ी की दिशा और दशा तय करने के लिए एक प्रयोगशाला है। अतः भारत बीते हुए समय और आगे आने वाले समय के लिए संबंध स्थापित करने के लिए क्या है? तैयार है। अब आपका देखोगे क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ऐसा बात क्यों कहते हैं? देखिए लेखक के अनुसार समस्त भूमंडल मतलब इस पूरे पृथ्वी पर दुनिया में सर्वविध मतलब सभी चीजों से संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत का प्राकृतिक दृश्य जो है यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ कई प्रकार की नदियाँ बहती है, पहाड़ी क्षेत्र में वनों का फैलाव है, यहाँ अनेक ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है। यहाँ जीवन के बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिक के लिए चिंतन का विषय है। और यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए अच्छे क्या हैं? अच्छे माहौल भी हैं। आगे का क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक का जो कहना है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, देखिए लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। जहां कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा अन्य शहरों जैसे बनावटी चमक दमक नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ जीवन की सादगी मिलता है, त्याग मिलता है, लोगों के बीच में आपसी प्रेम, उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध आदि देखने को मिलते हैं। कहाँ? गांव में।
इसीलिए इनका मानना है गांव में देखोगे। भारत को यदि आपको जानना है सही से तो गांव आप घूमने आइए। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर देखिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत 2-3 हजार वर्ष पूर्व जिन प्राचीन समस्याओं से ग्रस्त था, आज का भारत भी ऐसे ही अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उस भारत को पहचान करने की जरूरत है, ताकि उसका विकास तथा पोषण क्या सही ढंग से किया जा सके। आगे का प्रश्न आपका है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का क्या प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। इन विषय के गहन अध्ययन के लिए भारत को निकट से जानना और इसमें छिपे संपदा की जानकारी लेना क्या है आवश्यक है। आगे आप देखिए, यहाँ पे लेखक ने ये प्रश्न नहीं, आपको हम आगे का प्रश्न बताते हैं। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाँ ये आपके लिए भी आई है ये प्रश्न। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? इसका उत्तर देखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर भारत आने वाले उन व्यक्तियों को कहा है जो भारत को समझने, जानने तथा संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु यहाँ आने वाले हैं। और लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु नदी के पुराने मैदान में अब उसके विजय के लिए कुछ विशेष नहीं रहा है। आज भी यहाँ अध्ययन, शोध और विश्व की प्राचीन ज्ञान विज्ञान तथा बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। अभी हम 2 प्रश्न बीच में जो स्किप कर गए, तो आप ये नहीं सोचिएगा सर वो प्रश्न क्यों नहीं बताए। इस बार के एग्जाम के लिए आपके लिए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगा, इसीलिए उस प्रश्न का हम जिक्र नहीं किए, ठीक है। बाकी जितना हम आपको बता रहे हैं उस प्रश्न को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, ठीक है। इससे बाहर और आपको देखिएगा ज़्यादा लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। सिलेबस आपका देखोगे एकदम जो बुक का है उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आते हैं। जितना चीज़ हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं, आप उतना से भी कर लोगे, आप उतना ही तैयारी कर लो, आप टॉप निश्चित कर जाओगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपका देखोगे, लाइव सेशन 6 बजे भी होती है, आप उसमें भी जुड़ा करें। डेली कंटिन्यू आपके 6 बजे लाइव सेशन रहता है, तो आप उस क्लास में भी जुड़ा कीजिए। और ये जो क्लास आप लोग के लिए, ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, इस वीडियो को भी आप शुरू से अंतिम तक जरूर वॉच कीजिए, देखा कीजिए। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन को आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो नए हमारे स्टूडेंट हैं वह आप जाएं प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बोर्ड वाले सेक्शन को सिलेक्ट करें, और वहाँ पे आपको पैनल PDF A4 साइज नोट्स और वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल होंगे, या यूट्यूब पे आपके वीडियो लेक्चर मिल ही जाएंगे। नोट्स आपको वहाँ कंटिन्यू मिलते हैं, आप नोट्स को डाउनलोड कर लें और रिवीजन के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। और जो टेस्ट की प्रक्रिया आपकी जारी है उस टेस्ट को भी आप दें, और टेस्ट में आपको बेहतर यदि मार्क्स आते हैं, आप लोग के लिए प्राइज भी रखा गया है, उस प्राइज के हकदार आप बनोगे, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिले और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करें। क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब हम आपको ये भी बता दें कि फ्री दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट आपके लिए ये जो है बेहतर नहीं है। कंटेंट आपके लिए एकदम जानदार और शानदार है, और आपका रिजल्ट भी एकदम शानदार और जानदार बनेगा यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर रखते हैं। तो यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट वीडियो को जो भी शुरू से लास्ट तक देखे होंगे, उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और अगले वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।